क्या आप जानते हैं, कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर है। 2025 का महाकुंभ होगा सबसे भव्य और इसमें लाखों श्रद्धालु जुटेंगे। जानिए क्या है इसका इतिहास, महत्व और कैसे ये मेला भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को आकर्षित करता है। इस खास यात्रा पर चलिए हमारे साथ। सिर्फ IMTS पर अफोर्डेबल रिवर्स यानी जीवन की पवित्र धारा तब से बह रही है जब इंसान इस धरती पर आया भी नहीं था। इन नदियों ने अपनी गोदी में कई सभ्यताओं को पाला है और इनकी शांत धाराओं ने समय के साथ बहते हुए इतिहास को देखा है। भारत में कई नदियां हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनका धार्मिक महत्व अन्य नदियों से कहीं अधिक है, जैसे गंगा, शिप्रा और गोदावरी। पौराणिक मान्यता है कि एक खास समय पर एक विशेष स्थान पर इन नदियों में डुबकी लगाने से न सिर्फ इस जन्म के पाप धुलते हैं बल्कि सभी जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं और इंसान को मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष यानी जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति, जो हर इंसान का सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसी कारण खास समय पर लोग इन नदियों के किनारे एकत्र होते हैं और यह दुर्लभ संयोग एक ऐसी घटना में बदलता है जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को आकर्षित करता है, और वह है कुंभ मेला। कुंभ मेला आस्था का महासागर, जहां पूरी दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होता है। यह मेला इतना विशाल है कि इसमें आने वाली भीड़ कई देशों की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा होती है और यह आस्था के नाम पर नदियों में डुबकी लगाने के लिए आती है। यह मेला इतना बड़ा है कि इसे संभालने के लिए एक अस्थायी शहर बसाना पड़ता है, जिसमें लाखों तंबू लगाए जाते हैं, सड़कें बनाई जाती हैं और पुल बनाए जाते हैं। इस आयोजन की भव्यता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि यह इंसानी हुजूम स्पेस से भी दिखाई देता है। कुंभ मेला यूनेस्को के रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की महान सनातन धर्म की संस्कृति का प्रतीक बनाता है। कुंभ मेला भारत के 4 प्रमुख शहरों प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में आयोजित होता है और 2025 में यह महाकुंभ आयोजित होगा, जो 140 साल में एक बार बनने वाले ग्रह नक्षत्रों के दुर्लभ योग की वजह से होगा। 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक चलने वाला यह महाकुंभ पहले से कहीं अधिक भव्य होगा और अनुमान है कि इस बार 40 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज में गंगा में डुबकी लगाने आएंगे। महाकुंभ का बजट 5000 करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ में अंतर क्या है? क्या यह कैसे तय होता है कि कब कुंभ होगा और कब अर्धकुंभ होगा? कुंभ मेला का नाम ही कुछ खास है। कुंभ संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है घड़ा या कलश और मेला का मतलब है एक विशाल धार्मिक आयोजन। अब अगर हम इतिहास की बात करें तो कुंभ मेले की शुरुआत कब हुई, इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं मिलती। हालांकि इतिहासकार SB राय का मानना है कि 10,000 BC में होली नदी में स्नान करने के प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा 600 BC के बौद्ध ग्रंथों में भी नदी मेलों का जिक्र मिलता है। राय का कहना है कि वर्तमान रूप में कुंभ मेला 300 AD के आसपास शुरू हुआ था। एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि 600 AD में चीन के यात्री फनसांग ने प्रयागराज में सम्राट हर्ष द्वारा आयोजित कुंभ में स्नान किया था। अब हम बात करते हैं उस पौराणिक कथा की जो कुंभ मेले से जुड़ी है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कुंभ मेला समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। समुद्र मंथन से पहले हमें महर्षि दुर्वासा का जिक्र करना होगा, जिन्हें भगवान शिव का पुत्र माना जाता है। उनका जन्म भगवान शिव के क्रोध से हुआ था और इसलिए उनके स्वभाव में क्रोध अत्यधिक था। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं को श्राप दे दिया, जिससे देवता कमजोर हो गए और राक्षसों ने उनका स्वर्ग छीन लिया। इसके बाद देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता की मांग की और भगवान विष्णु ने उन्हें अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने का निर्देश दिया। लेकिन इस काम को करने के लिए देवताओं को दैत्यों की मदद लेनी पड़ी। अमृत पीकर देवता अमर हो जाते
और राक्षसों को आसानी से हरा सकते थे। भगवान विष्णु के कहने पर सभी देवता राक्षसों के साथ समझौता कर समुद्र मंथन में जुट गए। समुद्र मंथन के लिए वासुकी नाग को रस्सी और मंदराचल पर्वत को मथनी के रूप में इस्तेमाल किया गया। समुद्र मंथन से कुल 14 चीजें निकली, जिनमें हलाहल विष सबसे पहले था, जिसे भगवान शिव ने गले में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। इसके बाद कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, अप्सरा रंभा, माता लक्ष्मी, पांचजन्य शंख, पारिजात वृक्ष, सारंग धनुष जैसी और भी कई चीजें निकली और अंत में निकला अमृत कलश। जब अमृत कलश निकला तो उसे पाने के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध शुरू हो गया। इस दौरान भगवान इंद्र के बेटे जयंत ने अमृत कलश उठाया और स्वर्ग की ओर भागने लगे। राक्षसों ने जयंत का पीछा किया और इसी संघर्ष में अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। ये बूंदें गंगा किनारे हरिद्वार के हर की पौड़ी, त्रिवेणी संगम के पास प्रयागराज, शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन और गोदावरी नदी के पास नासिक में गिरी। इसीलिए इन स्थानों को पवित्र माना जाता है और यहां कुंभ मेला आयोजित होता है। अब सवाल यह है कि कुंभ मेला हर बार 12 साल में ही क्यों होता है? दरअसल देवताओं और राक्षसों के बीच लड़ाई 12 दिन चली थी और जयंत को अमृत कलश लेकर स्वर्ग तक पहुंचने में 12 दिन का वक्त लगा। इसी वजह से कुंभ मेला भी 12 साल में एक बार मनाया जाता है। इन 12 वर्षों में 4 स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित होता है: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। हर साल एक स्थान पर कुंभ होता है, लेकिन इसे बारी बारी से आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला 4 प्रकार का होता है: अर्ध कुंभ, कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। अर्ध कुंभ मेला हर 6 साल में आयोजित होता है और इसे कुंभ के आधे चक्र के रूप में देखा जाता है। यह केवल हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित होता है। वहीं 12 साल बाद आयोजित होने वाला कुंभ मेला पूर्ण कुंभ कहलाता है, जो केवल प्रयागराज में आयोजित होता है। 2025 में प्रयागराज में जो मेला होगा वह केवल कुंभ ही नहीं बल्कि पूर्ण कुंभ होगा। पिछला पूर्ण कुंभ 2013 में हुआ था। महाकुंभ, जो हर 144 साल में होता है, सबसे खास होता है और यह केवल प्रयागराज में आयोजित होता है। महाकुंभ को इसीलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह 12 पूर्ण कुंभ के बाद आता है और इसका आयोजन बेहद दुर्लभ होता है। अब सवाल यह है कि कुंभ मेला कब होगा? यह कैसे तय किया जाता है? कुंभ मेला कहां आयोजित होगा? इसका निर्णय कुछ खास ग्रहों की स्थिति और खगोल शास्त्र के हिसाब से लिया जाता है। जब अमृत कलश की छीना झपटी हो रही थी, तब सूर्य, चंद्र और बृहस्पति देवताओं ने अमृत की रक्षा की थी। इस कारण जब सूर्य, चंद्र और बृहस्पति ग्रहों का संयोग किसी खास राशि में होता है तो कुंभ का योग बनता है। इस संयोग का अध्ययन ज्योतिषीय गणनाओं से किया जाता है और उसी राशि में कुंभ मेला आयोजित होता है जहां अमृत की बूंदें गिरी थीं। यह ज्योतिषीय योग हर 12 साल में बनता है। विष्णु पुराण में इन ज्योतिषीय योगों के बारे में बताया गया है, जिनके माध्यम से कुंभ मेला के समय और स्थान का निर्धारण किया जाता है। नासिक के कुंभ के लिए यह योग अलग है, उज्जैन के सिंहस्थ के लिए अलग, प्रयागराज के कुंभ के लिए अलग और हरिद्वार के लिए भी अलग। इन श्लोकों के आधार पर कुंभ मेले के समय और स्थान का निर्धारण किया जाता है। इन श्लोकों का अनुवाद इस प्रकार किया जा सकता है: जब सूर्य सिंह राशि में और बृहस्पति सिंह या कर्क राशि में होता है तो कुंभ मेला नासिक में लगता है। जब सूर्य मेष राशि में और बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करता है तो कुंभ मेला उज्जैन में आयोजित होता है। जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में और बृहस्पति वृषभ राशि में होते हैं तो कुंभ मेला प्रयागराज में होता है। जब सूर्य मेष राशि में और बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं तो कुंभ मेला हरिद्वार में आयोजित होता है। ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर यह तय किया जाता है कि किस समय किस स्थान पर कुंभ मेला आयोजित होगा। यह योग नदी के पानी को औषधि के रूप में मानता है, जिससे श्रद्धालुओं को शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
जैसा कि कहा जाता है, कुंभ मेला केवल शरीर को ही नहीं बल्कि अंतरात्मा को भी शुद्ध करता है। जब लोग इन पवित्र नदियों में स्नान करते हैं तो यह केवल बाहरी शुद्धि नहीं होती बल्कि आत्मा की भी शुद्धि होती है। इसके अलावा कुंभ का आध्यात्मिक महत्व भी अत्यधिक है। माना जाता है कि कुंभ के समय में ग्रहों की खास स्थिति और वातावरण एकाग्रता और ध्यान साधना के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। कुंभ मेला की शुरुआत एक शाही स्नान से होती है, जिसमें विभिन्न संप्रदायों और 13 अखाड़ों के प्रमुख संत, नागा साधु और सिद्ध गुरु नदी में स्नान करके मेले का उद्घाटन करते हैं। इसे शाही स्नान कहा जाता है। इन स्पिरिचुअल लीडर्स के स्नान करने के बाद ही आम श्रद्धालु नदी में पवित्र डुबकी लगाते हैं। अब बात करते हैं भारतीय संस्कृति में कुंभ मेले के महत्व की। महाकुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि यह आस्था, संस्कृति और प्राचीन परंपराओं को जोड़ने वाली एक अद्भुत घटना है। यह आयोजन केवल धर्म के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। कुंभ में भारत के अलावा विदेशों से भी लाखों लोग डुबकी लगाने आते हैं। कुंभ मेला जाति, धर्म या वर्ग से ऊपर उठकर एक साझा उद्देश्य को दर्शाता है, मोक्ष की प्राप्ति। यह भारत की संस्कृति और धर्मनिरपेक्षता को समझने का बेहतरीन उदाहरण है। कुंभ मेला यह दर्शाता है कि भारत में हर श्रद्धालु एक ही उद्देश्य से एकत्रित होता है और वह है आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति। कुंभ मेला सिर्फ नदी में डुबकी लगाने तक सीमित नहीं है। यहाँ धार्मिक चर्चाएं होती हैं, लोग भक्ति करते हैं, एक दूसरे के साथ भोजन करते हैं और ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। साधु और सन्यासी अपनी अपनी परंपराएं दिखाते हैं। कुंभ मेला सही मायनों में यह दिखाता है कि भारत एक प्राउडली मल्टी रिलीजियस और मल्टी कल्चरल देश है, जो इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत खास स्थान बनाता है। यही कारण है कि कुंभ मेले को भारत का सांस्कृतिक दूत भी कहा जाता है और यह भारत की सांस्कृतिक कूटनीति का हिस्सा बन चुका है। कुंभ मेला भारत को एक सॉफ्ट पावर के रूप में स्थापित करता है और देश को इंटरनेशनल लेवल पर एक सांस्कृतिक और धार्मिक सुपर पावर बनाता है। अब आइए जानते हैं कि 2025 के महाकुंभ में क्या खास है और कैसे यह उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे सकता है। 13 जनवरी 2025 से शुरू होने वाला महाकुंभ मेला न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश सरकार के लिए धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का एक सुनहरा अवसर भी है। अनुमान है कि इस बार लगभग 40 से 45 करोड़ तीर्थयात्री यहां आएंगे। इसलिए इस महाकुंभ के लिए करीब 4000 हेक्टेयर में एक अस्थायी शहर बसाया जा रहा है, जिसे अस्थायी जिले का दर्जा भी दिया गया है। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि 1984 में कुंभ मेला के आयोजन पर 288 करोड़ खर्च हुए थे, जो आज के हिसाब से 165 करोड़ के करीब होते हैं। वहीं 2025 के महाकुंभ के लिए कुल बजट 5060 करोड़ है, जो 2013 से 443 करोड़ ज्यादा है। 2013 में हुए महाकुंभ का कुल बजट 1214 करोड़ था और कुल खर्च 1017 करोड़ था। 2013 के महाकुंभ से करीब 2000 करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त हुआ था और 2025 के महाकुंभ से भी लगभग उतना ही रेवेन्यू उम्मीद की जा रही है। इस बार के महाकुंभ के आयोजन को लेकर स्केल काफी बढ़ा दिया गया है। 2013 में कुंभ के लिए 16 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र उपलब्ध कराया गया था, जबकि 2025 में यह क्षेत्र बढ़ाकर 2400 हेक्टेयर कर दिया गया है, यानी पिछली बार से 2.5 गुना ज्यादा। पिछले महाकुंभ में 18 अस्थायी पुल बनाए गए थे, जबकि इस बार उनकी संख्या बढ़कर 30 हो गई है। मेला स्थल को 25 सेक्टर में बांटा गया है, जबकि पहले यह 14 सेक्टर में था। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 1,50,000 टॉयलेट्स, 9 पक्के घाट और 30 पंटन पुल बनाए गए हैं। महाकुंभ के दौरान सुरक्षा के इंतजाम भी बेहद मजबूत होंगे। 23,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ड्रोन सर्विलांस और एआई बेस्ड सिस्टम से निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही करीब 10,000 क्लीनर्स को तैनात किया जाएगा
और 67,000 स्ट्रीट लाइट्स रात में रोशनी की सुविधा देंगे। ट्रांसपोर्टेशन को भी आसान और अधिक सुलभ बनाने के लिए 400 किलोमीटर की अस्थायी सड़कें बनाई जाएंगी। 550 शटल बसें और 7,000 रोडवेज बसें इस महाकुंभ में श्रद्धालुओं को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए चलेंगी। रेलवे मंत्री के अनुसार 3,000 स्पेशल ट्रेनों सहित कुल 13,000 ट्रेनें चलाई जाएंगी। हालांकि महाकुंभ मेला पर्यावरणीय चुनौतियां भी उत्पन्न करता है। गंगा जैसी नदियों में प्रदूषण और प्लास्टिक वेस्ट एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, जिसके समाधान के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। अंत में हम यह कह सकते हैं कि महाकुंभ मेला एक धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन से कहीं अधिक है। यह एक विशाल आर्थिक और सामाजिक बदलाव का कारण बनता है। तो दोस्तों, अब आपने जान लिया कि महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक और आस्था की शक्ति को दर्शाता है। इसकी भव्यता, इतिहास और महत्व को समझना हमारे लिए गर्व की बात है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस यात्रा को और भी लोगों तक पहुंचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।